हेलो गाइस। तो जैसे कि कल हम लोगों ने हमारा नया चैप्टर शुरू किया था विच वाज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। उसमें हमने कल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली थी। हमने बताया था कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर जो कॉपीज़ बनती है, जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, वो एग्जैक्ट क्लोन होते हैं। हम बोलते वो फास्ट होता है, प्लस बिल्कुल जो इंडिविजुअल जो होता है वो अपने पेरेंट्स से और एक दूसरे से काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। प्लस उसके अंदर जो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इस तरीके से हमने अलग अलग तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी। इसमें हमने बाइनरी फिशन की बात की थी, हमने बडिंग की बात की थी, हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की थी। तो इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। नॉर्मली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सब आप लोग जैसे कि जानते हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो सिंपल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, अनफेवरेबल कंडीशंस अगर मान लीजिए आ जाती है, ठीक है ना, तो क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऐसा क्या करता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में इनको फ़ायदा पहुंचाता है। तो जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे क्या होता है, ये लोग जो भी कंडीशन है उससे बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए है ना, अपने अराउंड चारों तरफ एक तरीके से ये कोटिंग बना सकते हैं, एक कैप्सूल टाइप का, या इस तरीके से अलग अलग तरीके से ये अपने आप को पूरे स्कैटर्ड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये बच जाते हैं। तो इसलिए ये लोग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनको अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने का मौका देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे आज का नया टॉपिक विच इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब आप सभी जानते हैं कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो क्या इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब लेकिन ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, ये या तो हो सकता है एक ही ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन्वॉल्व हो। ठीक है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट भी प्रेजेंट हो और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट हो, या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। ठीक है, अब जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या सेम में भी हो सकते हैं। अब ये जो गैमेट्स होते हैं आपको पता है गैमेट्स बने, ठीक है, फिर ये गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करते क्या बनाते हैं? जाइगोट। ठीक है, गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, फिर जाइगोट के आगे जाके डेवलप होगा और ये आगे जाके कम्प्लीटली एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। ये एक जनरल प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँगा तो ये जो एक पैटर्न है ये फॉलो होता है। ठीक है, बस उसमें नाम चेंज हो सकते हैं, बाकी बिल्कुल जनरल जो फॉर्मूला है वो यही है। गैमेट्स बने, वो फ्यूज़ होंगे, वो जाइगोट में कन्वर्ट होंगे, वो डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, पहली बात जैसे कि हमने अब कंपेयर करें सेक्सुअल से, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली बात है, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत ही नहीं। मतलब हमने ये बोल दिया था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो कि जो ऑर्गेनिजम्स का सेल डिवीजन होता है वो भी एक तरीके से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो इतना ईजी था। ये कॉम्प्लेक्स होता है काफ़ी, प्लस ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, ये काफ़ी स्लो होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये इसके अगर हमें डिफरेंस आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो हम ऐसे कई पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब जैसे कि हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बोला था कि जो ऑफस्प्रिंग्स बने थे, ठीक है, वो कैसे थे? आइडेंटिकल थे। ठीक है, वो बिल्कुल क्लोन्स की हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पे एकदम आइडेंटिकल नहीं होते। मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स आपस में भी आइडेंटिकल नहीं होते, इसके अंदर ऑफस्प्रिंग्स आपस में भी आइडेंटिकल नहीं होते और पेरेंट्स से भी आइडेंटिकल नहीं होते। बहुत ज़्यादा मतलब कुछ हद तक हो सकते हैं, पर एग्जैक्ट क्लोन वाली बात यहाँ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से गैमेट्स ले रहे हैं, तो क्या आने की उम्मीदें हैं? वेरिएशंस आ सकते हैं। वेरिएशंस आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वेरिएशंस आने की चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कुछ फीचर्स जो हैं, जैसे कुछ मेल पेरेंट के कुछ फीचर्स मिले, कुछ फीचर्स फीमेल पेरेंट के मिले, तो अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग बना, ठीक है, वो उसमें दोनों के फीचर्स आएंगे तो वो कुछ तीसरा ही अलग बन जाता है। बहुत सी बार ऐसा भी होता है, तो वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वेरिएशंस आते हैं, ये भी एक तरीके से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो जाएगा दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम से बहुत पूछते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद अब मैं बात करूँ तो कुछ फीचर्स की बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स की। ठीक है, फीचर्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो फीचर्स में मैं बात करूँगा तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब ऐसा जैसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या होता है, किसी भी टाइम पे है ना, मतलब ना ग्रोथ होती है थोड़ी सी भी और वो रिप्रोड्यूस कर जाता है, क्योंकि सेल डिवाइड तो होता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, आपको ये कह सकते हैं कि आप स्टेज पे पहुँचना पड़ता है, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। समझ रहे हैं? एक पर्टिकुलर स्टेज पहुंचनी पड़ती है जो ग्रोथ और मैच्योरिटी की, तब जाके जो है ना, जो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो चालू होता है। क्यों? क्योंकि जो है ना एक ग्रोथ और एक मैच्योरिटी आएगी, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तब वो कैपेबल हो पाएगा टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। उससे पहले उसमें एबिलिटी नहीं होगी।
ठीक है। तो ये एक फ़ीचर आ गया जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में मान लीजिए, ठीक है ना, अब एक पीरियड आता है, ठीक है, ये जो ग्रोथ का जो पीरियड है इन जनरल, पहले मैं बात करूँ तो ये जो हमने बोल रहे हैं स्टेज ऑफ ग्रोथ है, तो इसका ये जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है जो कि रिप्रोडक्शन से पहले है, इसको हम बोलते हैं क्या, जुवेनाइल फेज, ठीक है, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल का मतलब आप भी समझ सकते हैं कि मतलब जो अब जहाँ पे मैच्योर नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है या डेवलप नहीं है, ठीक है, उस स्टेज को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। तो ये इन जनरल जुवेनाइल फेज आती है वो पीरियड ऑफ ग्रोथ जब मैच्योर नहीं है और अभी तक कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर जैसे कि मैंने अभी बात की प्लांट्स में, अगर मैं प्लांट्स में स्पेसिफिकली बोलूँ तो इस फेज़ को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज़। हमने बोला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हमने कल ही बात की थी, उसमें हमने साफ साफ क्लियर किया था कि जो वेजिटेटिव फेज़ है, ठीक है, वो उसके अंदर कोई ना रूट स्टेम्स ये सब इन्वॉल्व होते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हमने बात की, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, उस हमने क्या बोलता, रूट स्टेम्स लीव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो इसी तरीके से वेजिटेटिव फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी तक प्लांट इतना मैच्योर नहीं है, ना फ्लावरिंग हुई है उसमें, ठीक है। तो अब ये जो है अलग अलग प्लांट में अलग अलग ड्यूरेशन का हो सकता है, तो दिस इज़ ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन, ये एक चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो हाँ, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, एक क्वेश्चन दे रखा था कि मान लीजिए कि जैसे हमने बोला कि जो फ्लावरिंग का जो टाइम पीरियड आता है, ठीक है, जो उससे ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जैसे मान लीजिए एक बार फ्लावर्स आए, ठीक है, फिर उसके बाद वो बिल्कुल झड़ गया सब कुछ प्लांट वगैरह, फिर वापस से फ्लावर्स आए। तो उन दोनों जो फ्लावरिंग के जो दो फ्लावर्स आए, जो फ्लावरिंग का जो टाइम पीरियड है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, ये जुवेनाइल फेज मतलब ये वेजिटेटिव फेज बोलेंगे या रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव फेज, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज तभी बोला जाएगा जब फ्लावरिंग होगी, अगर फ्लावरिंग नहीं है तो मतलब रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब अगर मैं बोलूँ तो अगर इस फेज का, वेजिटेटिव फेज का अगर एंड होगा तो क्या शुरू हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, एंड ऑफ दिस फेज से रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये हायर प्लांट्स में आपको जल्दी देखने को मिल जाता है, अर्ली देखने को मिल जाता है इन हायर प्लांट्स। कैसे, आप ऑब्वियसली बात है ह्यूमंस में फिर भी आपको एक बार नहीं पता लगेगा या दूसरे ऑर्गेनिज्म में, पर प्लांट्स में बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि उसका वेजिटेटिव फेज खत्म हो गया। वो इस तरीके से कि उसमें क्या होने लग जाएगी, फ्लावरिंग। अगर प्लांट में फ्लावर्स उगने शुरू हो गए इसका मतलब कि वो डेवलप हो चुका है, वो ग्रो कर चुका है और उसकी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इट हैज़ बिगिन दी रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट वेजिटेटिव फेज में है और कौन सा नहीं है, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को एक नाम दिया गया है, ठीक है, जैसे कैसे होते हैं कुछ प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स की बात मैं सबसे पहले करूँ, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, एनसीईआरटी बोलती है कि वो एनुअल्स होते हैं और कुछ होते हैं बाइनियल्स। तो अब ये क्या चीज़ है, एनुअल्स और बाइनियल्स क्या चीज़ है। देखिए एनुअल्स वो होते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई प्लांट है, वो पूरा ग्रो किया, वेजिटेटिव फेज वगैरह उसने फ्लावरिंग कर दी और पूरी तरीके से फिर वो ख़त्म हो गया। तो एक साल में अगर उसने ऐसा कर लिया कंप्लीट, मतलब कि उसने कौन कौन सी फेज़ दिखा दी, उसने सबसे पहले दिखा दी वेजिटेटिव फेज़, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ और लास्ट में सेनेसेंट फेज़, ठीक है। आप लोग 11th पढ़ के आए हैं, उसके अंदर आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें सेनेसेंट फेज़ का मतलब आप लोगों ने देखा होगा। सेनेसेंट मतलब जब डेथ होने वाली होती है या जब ओल्ड हो जाता है, ठीक है, ओल्ड एज, ठीक है। तो मतलब ये सारी एजेस आ गई, ये तीनों तरह की चीज़ें एक साल के अंदर जिन फ्लावर्स के अंदर, जिन प्लांट्स के अंदर देखने को मिल सकती है, दीज आर एनुअल प्लांट्स, ठीक है, समझ में आ गया। बाइनियल्स में क्या होता है, यही सारी चीज़ें जिनमें 2 साल में देखने को मिलती है, मतलब जिनको 2 साल लग जाते हैं पूरा ये सब करने में, दीज आर बाइनियल्स, बाई से पता लग रहा है 2 साल, ठीक है। तो इन एनुअल्स और बाइनियल्स में ये जो स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट, ये क्लियर कट दिख रही है, ठीक है, एकदम क्लियर कट दिखती है। इनके अंदर पता लग जाता है कि कब वेजिटेटिव फेज आ रही है, कब आपकी रिप्रोडक्टिव फेज आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पहले प्लांट ग्रो कर रहा है, जब तक फ्लावरिंग नहीं हो रही तब तक वेजिटेटिव फेज, जैसे फ्लावरिंग हो रही है फिर रिप्रोडक्टिव फेज, वो जो पूरा टाइम पीरियड आएगा जिसमें फ्लावरिंग हुई है वो रिप्रोडक्टिव फेज। फिर जब फ्लावर्स पूरे झड़ जाते हैं, पत्तियाँ वत्तियाँ निकल जाती है और बिल्कुल पत्तियाँ येलो हो जाती है बिल्कुल, तो उसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे सेनेसेंट फेज बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स आ गए एनुअल्स एंड बाइनियल्स, ऐसे प्लांट्स। इसके अलावा एक तरह के और होते हैं, दीज आर पेरिनियल्स। अब ये पेरिनियल्स क्या होते हैं, तो पेरिनियल स्पीशीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उनमें ये पेरिनियल मतलब सदाबहार आप कह सकते हैं, जिनके अंदर कंटिन्यू मतलब 1 साल 2 साल का कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, इनके अंदर अपने हिसाब से है ना क्या बोलते हैं वेजिटेटिव फेज आती है, अपने हिसाब से इसमें ग्रो करते रहते हैं प्लांट्स, फ्रूट्स वगैरह आते रहते हैं, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। तो उसके अंदर आपको ये जो आपको स्टेजेस है ये क्लियर कट नहीं दिखती है, ठीक है, ये क्लियर कट नहीं दिखती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तो है नहीं कि भाई 6 महीने के अंदर आपकी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो 3-4 महीने फ्लावरिंग होगी, फिर फ्रूट्स आएंगे, फिर सारी रिलीज वगैरह गिर जाएगी, ऐसा इसमें कुछ होता नहीं है, सदाबहार है। तो इसलिए इनमें ये क्लियर कट नहीं देखने को मिल पाती हैं, ठीक है। इसी के साथ कुछ एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स बताती है कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो अनयूजुअल फ्लावरिंग पैटर्न शो करते हैं। कैसा पैटर्न शो करते हैं, अनयूजुअल
फ्लावरिंग पैटर्न शो करते हैं कुछ प्लांट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे, जैसे कि बैम्बू स्पीशीज़ की मैं बात करूँ, बैम्बू आप लोगों ने सबने देखा ही होगा या नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। जो बैम्बू स्पीशीज़ होती है ना, वो अगर उसके बारे में बहुत दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करती है, ठीक है। बैम्बू की जो स्पीशीज़ होती है वो फ्लावर करती है सिर्फ वंस इन द लाइफ टाइम, पूरे के पूरे लाइफ टाइम में, वो भी कब, आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, मतलब जब उसको पूरा उग के 50 से 100 साल हो जाते हैं, उसके बाद वो एक बार फ्लावरिंग करती है और बहुत सारे फ्लावर्स का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स भी बहुत सारे प्रोड्यूस करती है और उसके बाद मर जाती है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। तो अनयूजुअल फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं ना, अनयूजुअल पैटर्न यहाँ पे पूरी तरीके से अलग है, कायदे से ना ये एनुअल है, ना ये बाइनियल है, ना पेरिनियल हुआ, क्योंकि पेरिनियल में भी सदाबहार मतलब कंटिन्यू है ना, हर साल उगते रहते हैं प्लस पूरा एक पैटर्न चलता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एकदम अनयूजुअल है। तो ये आ गया आपका बैम्बू स्पीशीज़ में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और एग्जांपल है जो कि मोस्ट फेवरेट, अगर मैं बात करूं कि कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसके लिए उसके अंदर मोस्ट कॉमनली पूछा जाता क्वेश्चन है, दैट इज स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, ठीक है। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, इसका दूसरा नाम है नील कुरंजी बोलते हैं इसको, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना को। अब इसका क्या है, ये 12 साल में एक बार फ्लावर करता है, ठीक है। 1 in 12 ईयर्स इसकी फ्लावरिंग का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1 in 12 ईयर्स है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर जो डाटा दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कि उसमें बता रखा है सितंबर अक्टूबर 2006 में ये फ्लावर किया था, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। तो अगली बार कब किया था, आप 12 साल जोड़ लीजिए, तो अगला सितंबर अक्टूबर 2018 में किया। तो इस तरीके से उन लोगों ने पूछा भी था ये वाला सवाल, ठीक है। 2017 या 18 के किसी नीट के अंदर उन लोगों ने सवाल पूछा था कि ना अब वो कब फ्लावर किया था, तो आपको ये डेट और ये जो ईयर है, ये मंथ और ईयर, ये याद होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना 12 साल में एक बार करता है। प्लस एनसीईआरटी ने ये डाटा स्पेसिफिकली इसीलिए दिया है कि वो कुछ ही एग्जाम वगैरह में एज मतलब हॉट्स टाइप के क्वेश्चन, हाई ऑर्डर क्वेश्चन के अंदर थिंकिंग स्किल्स में पूछ सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब जो मैं बात करूँ स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, ये नॉर्मली सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हिली एरियाज़ ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या करता है, अभी नील कुरंजी है, पूरा जो वहाँ के जितने भी हिल एरियाज़ है उसको ब्लू में पूरा कवर कर देता है, ठीक है। पूरे के पूरे वहाँ पे ब्लू स्ट्रेचेस देखने को मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, और मतलब आप एक टूरिस्ट अट्रैक्टिव पूरी स्टेज आ जाती है, पूरी की पूरा जो स्पॉट बनता है वो पूरा टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। तो ये अनयूजुअल फ्लावरिंग प्लांट्स के 2 एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी बताती है, ठीक है। अब एनिमल्स की बात करते हैं, हमने अभी प्लांट्स का इतना कुछ डिस्क्राइब किया। अब एनिमल्स में मैं बात करूँ तो जुवेनाइल फेज आई, ठीक है। जुवेनाइल फेज सबसे पहले, अब एनिमल्स में हम इस फेज को जुवेनाइल बोलते हैं, प्लांट्स में हमने उसका नाम दिया था वेजिटेटिव, अब एनिमल्स में हम इसको बोल रहे हैं जुवेनाइल फेज। तो ये जो जुवेनाइल फेज है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद तुरंत इसके अंदर हम ये नहीं बोल सकते कि रिप्रोडक्टिव फेज आती है। एनिमल्स में क्या देखने को मिलते हैं, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो पहले अब बच्चे होते हैं, ठीक है, जब आप 10-11 साल की उम्र होती है, उसके बाद आती है एक प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी, फिर उसके बाद हमने, आप लोग को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में याद हो तो हमने एक टाइम पीरियड का डिस्कशन किया था 12 to 18 ईयर्स, जो इसमें हमने आप लोगों को नाम दिया था एडोलेसेंट्स, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो होता है बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। मेल्स के अंदर बात करूँ तो वॉइस हैवी हो जाती है, ठीक है। प्लस मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर जो है सेक्सुअल ग्रोथ होती है, ठीक है। प्लस जो है जो बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो उनकी बियर्ड वगैरह आने लग जाती है, ठीक है, दाढ़ी मूंछ वगैरह, ठीक है। तो फीमेल्स की जो वॉइस है वो पतली हो जाती है। तो ऐसे कई तरह के चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से तो मॉर्फोलॉजिकल दिखने में भी काफ़ी हद तक चेंज आ जाएंगे, प्लस फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे मैंने अभी बात की, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज के बाद जो एनिमल्स में मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं पहले, ठीक है, प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, मतलब कि जो भी उनका रिप्रोडक्शन का जो टाइम आएगा उससे पहले कुछ ऐसे चेंजेस उनमें देखने को मिलते हैं। प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज के बाद तुरंत रिप्रोडक्टिव फेज आ जाती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बर्ड्स की बात करूँ, ठीक है, अब बर्ड्स में बोलूँ तो ये क्या होता है, ये सीजनली एग्स ले करते हैं, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं जो बर्ड्स जो होते हैं वो नॉर्मली ले कैसे करते हैं, सीजनली, मतलब डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर, ऐसा नहीं है कि पूरे साल ले करते। लेकिन अब कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे पोल्ट्री वगैरह में जो रहते हैं, जो कैप्टिविटी में रहते हैं, ठीक है ना, जिनको कैप्टिव करके रखते हैं, वो लोग को, लेकिन उनको मजबूर किया जाता है कि वो पूरे साल, ठीक है, ऑल ओवर द ईयर वो लोग एग्स ले करें, ठीक है, ऑल ओवर द ईयर वो एग्स ले करते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो उनका जो एग लेइंग की जो एबिलिटी है उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाता है। पर इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो बर्ड्स जो हैं कैसे सीजनली ये ब्रीड करते हैं, ठीक है। जो एग्स ले करने का जो इनका है वो कैसा होता है, सीजनल होता है, ठीक है।
ठीक है, अब आगे मैं बात करूँ तो अब सबसे पहले मैं बोलूँ तो प्लेसेंटल मैमल्स की, जैसे अब मैमल्स जो होते हैं, हम मैमल्स में आते हैं, ठीक है, उसमें भी कौन से प्लेसेंटा जिनके अंदर होता है, प्लेसेंटा जैसे कि जो वुमेन होती है, ठीक है ना, उसमें प्लेसेंटा आता है। हमने बोला था कि है ना जो फीटस जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है प्लस अपनी मदर से कनेक्ट कैसे करता है, वो फीटस और जो मदर के बीच में एक ही कनेक्शन होता है विच इज़ प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उसकी जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं हर महीने, ठीक है ना, किसमें, ओवरीज में, ठीक है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं ओवरीज में, यूट्रस में, उनमें कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं। तो इस तरह के साइकिल को हम क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे डिटेल में कैसे क्या क्या होता है, पर आप लोगों को एक जनरल आइडिया डेफिनेटली होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। ये हर महीने जो फीमेल में जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं ओवरीज में, यूट्रस में, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन जो नॉन प्राइमेट एनिमल्स हो जाएंगे, ठीक है, जो नॉन प्राइमेट मैमल्स जो होते हैं, जो आपके नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, जैसे कि कौन से, काव हो गया, ठीक है, फिर ना शीप हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, इसके अलावा रैट हो गया, इनके अंदर इसी साइकिल का क्या नाम दिया गया है, ईस्ट्रस साइकिल बोला गया है। इनके अंदर इसी साइकिल को बोला गया है ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक ही साइकिल है पर अलग अलग नाम है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में बोला गया है, प्लेसेंटल मैमल्स में, और नॉन प्राइमेट्स जो हैं, ठीक है, उनमें एक बोला गया है ईस्ट्रस साइकिल बोला गया है इस चीज़ को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ और आती है, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन की बात करूँ, ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। ब्रीडिंग सीज़न क्या होता है, ब्रीडिंग सीज़न वो होता है जिसमें रिप्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। अब ब्रीडिंग सीज़न कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो पूरे साल चलता है, मतलब जब तक है ना वो लोग एक बार अगर मान लीजिए रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गए, इफ़ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गए वो लोग, तो जब तक वो एक्टिव हैं उस पूरे टाइम तक वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, कर सकते हैं मतलब, ठीक है। उसको तो क्या बोले जाएंगे, कंटिन्यूस ब्रीडर्स, कंटिन्यूस ब्रीडर्स। कंटिन्यूस ब्रीडर्स कौन से हुए, कंटिन्यूस ब्रीडर्स वो हुए जो एक बार रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गए तो उसके बाद वो पूरे अपनी, जब तक वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं वो तब तक रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दीज आर कंटिन्यूस ब्रीडर्स, ठीक है। कभी भी इसमें ऐसा कोई सीजन स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। सीजनल ब्रीडर्स क्या करते हैं, अपने फेवरेबल सीजन में जो भी उनका फेवरेबल सीज़न आता है उसी में रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये डिफरेंस आ गया, ठीक है, एक सीजनल ब्रीडर हो गया और एक कंटिन्यूस ब्रीडर्स हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूँ तो ये हमने एक बार रिप्रोडक्टिव फेज़ के बारे में हमने बता दिया, एक जनरल आइडिया दे दिया कि वो कैसे आती है, ठीक है, किसके बाद आती है, किस तरीके से। लेकिन अब मान लीजिए अगर एंड हो जाए रिप्रोडक्टिव फेज़, जब एंड होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं, जैसे हम डेथ बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ना ओल्ड एज आ जाती है। ओल्ड एज का क्या मतलब है, तो उसका एक पैरामीटर, कई पैरामीटर्स पे हम ओल्ड एज को डिफाइन कर सकते हैं कि जब है ना आपके बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, चलने फिरने में मुश्किल आ जाती है, या फिर आप बूढ़े होने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आप लोग कुछ भी पैरामीटर्स बोल सकते हैं। तो उनमें से एक पैरामीटर ये भी है कि अगर रिप्रोडक्टिव फेज़ का एंड आ जाता है तो इट इज़ अ पैरामीटर ऑफ ओल्ड एज, ठीक है, ये चीज़ देखा गई। अब इसके अलावा मैं बोलूँ कि जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हमने अभी अभी बात की, ठीक है, हमने बोला प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर 3 स्टेजेस की हमने बात की। पहले हमने बोली वेजिटेटिव फेज़, ठीक है, उसके बाद हमने बोली रिप्रोडक्टिव फेज़, फिर हमने बोली सेनेसेंट फेज़। हमने ये 3 फेज़ के बारे में बात की। ये तीनों फेज़ के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, मतलब एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहे हैं, उसमें किस चीज़ का, किसका सबसे ज़्यादा रोल है, हॉर्मोन्स। प्लांट्स में अंदर प्लांट्स हार्मोन्स और एनिमल्स के अंदर एनिमल हार्मोन्स। ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा प्रिंसिपल प्लांट फिजियोलॉजी में, जो हार्मोन्स वाला चैप्टर था उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर कई तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। ऑक्सीजन हो गया, गिबरेलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ठीक है, ये सारों के बारे में आपने सुना होगा। और एनिमल हार्मोन्स तो होते ही हैं, कितने सारे हैं। तो ये सब जो हार्मोन्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन तीनों स्टेजेस के ट्रांजिशन के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक, हमने जनरल बात कर ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किस तरीके से वो एनिमल्स में कैसे होता है और प्लांट्स में कैसे, हमने एक जनरल आइडिया लिया अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। हमने एग्जांपल्स लिए, जैसे जो हमने अभी बात की थी फ्लावरिंग पैटर्न की बात की थी, स्ट्रॉबिलेंथस जो आपका कुंथियाना था, प्लस बैम्बू स्पीशीज़, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अब कायदे से देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से कह सकते हैं कि ना अलग टाइम पे होता है, प्लस अलग ड्यूरेशन के होता है। लेकिन जो एक इवेंट है वो ऑलमोस्ट सब में कांस्टेंट से चलते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम इवेंट होते हैं सब में। तो ऑलमोस्ट सेम इवेंट्स होते हैं, विच इज़ व्हाट, सबसे पहले क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो इसके बाद उससे क्या बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन, अभी हमने बात की थी, उससे क्या बना, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या होता है, फिर होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। सिस मतलब प्रोसेस, जनरेट करना, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एम्ब्रियो, मतलब अल्टीमेटली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो।
जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो। ये आप लोगों को पता है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इन लोगों को, ये जो हमने बात की, सबसे पहले फ्यूजन, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, इन सबको हम ना 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे? एक तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर एक फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आ गए, ठीक है। जो एक तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के जैसे फ्यूजन होना है, तो उससे पहले वो मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे एक साथ आए, उनका वो प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आ गए। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, जब ये फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, तो फिर ये एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह ही आ गया। तो अब इन 3 कैटेगरी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें क्या होता है? जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं उसके अंदर 2 चीज़ें देखने को मिल सकती है। मतलब ये हमने बता दिया कि गैमेट के फ्यूज़ होने से पहले का इवेंट है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, गैमेट बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस, सिस मतलब प्रोसेस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट सबसे पहले बनाने पड़ेंगे ना, गैमेट बना के फिर उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो गैमेट का ट्रांसफ़र। तो गैमेट एक तो बने और गैमेट का ट्रांसफ़र, ये जो 2 चीज़ें हैं ये आ जाएंगी आपकी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर, ठीक है। कि सबसे पहले गैमेट बने, फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ, इसीलिए तो फिर फर्टिलाइजेशन में सीधे उनका हम क्या करवा रहे हैं, फ्यूजन करवा देंगे, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।